तो 3 नंबर हो गए थे हमारे। उस 3 नंबर में आगे थोड़ा लिख लीजिए। तो उसमें मैंने बोला था h/2 का पूर्ण गुणित होना चाहिए, ठीक है ना। उसके आगे लिखिए, ठीक है ना। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का द्रव्यमान m कक्षा की त्रिज्या इसको हम कोस बोलते हैं, सेल, कोस की त्रिज्या r, ठीक है ना, r व इलेक्ट्रॉन का वेग v हो तब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होगा, ठीक है। अब इतना अगर आप रट सकते हो तो रट लीजिए बस कि कोणीय संवेग mvr होगा। कैसे होगा मैं वो समझा दूंगा आपको, ध्यान से देखिए। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वृत्तीय कक्षाएं इनके। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है ना, और ये न्यूक्लियस है। यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है हमारी, ये r होगी, इसका वेग v होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमारा जो घूम रहा है, उसका जो मास है वो m है। कुछ द्रव्यमान होगा ना, होगा भाई, कोई चीज वस्तु है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, भले वो 1 मिलीग्राम की हो, लेकिन द्रव्यमान तो उसका है ना कुछ तो मास होगा उसका। तो m हो गया उसका, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है, कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, तो L वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक है ना। p संवेग है, p संवेग, तो L वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस p बराबर आपने पढ़ा है mv, p बराबर mv, तो p वेक्टर है, तो p वेक्टर बराबर mv वेक्टर। अब देखिए v पर क्यों है, v पर वेक्टर क्यों, m पर क्यों नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, अगर मैं कह दूं कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक का 17 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, प्रोटॉनों की संख्या भी 17, ये चीजें हो गई कॉमन। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर 1 मिलीग्राम है तो दूसरे का 2 मिलीग्राम हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें इतना है, सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान एक जैसा रहेगा, यानी कि कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट है, एक बार फिक्स हो गया तो उतना ही रहेगा, इसलिए m में कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, v का मान चेंज हो सकता है। तो L बराबर जब क्रॉस लगा होता है, क्रॉस, तो उसमें जब वेक्टर हटाते हैं बेटा, आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जब वेक्टर हटाओगे तो वहां पे जो है क्रॉस के लिए साइन थीटा का उपयोग करते हैं। जब आप वेक्टर हटाओगे, क्रॉस लगा होगा तब, इनटू लगा है तो उसके लिए अलग यूज करते हैं, डॉट लगा है, जैसे कि अगर ऐसे लिखा होता ऐसे, तो इसके लिए जो है अलग यूज करते हैं जब वेक्टर हटाते हैं। लेकिन अगर क्रॉस लगा है तो हटेगा तो हमेशा साइन थीटा आएगा। आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, L बराबर mvr थीटा। अगर यहां पे मैं चेक करूं, देखिए किसके बीच, r वेक्टर और v वेक्टर, तो r ये त्रिज्या हो गए और v ये हो गए, कितने अंश का कोण बना रहे हैं दोनों, 90 अंश का, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश है, तो यहां लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है आपको पता होगा, 1। कोई किसी भी पद की गुणा जब 1 के साथ कराते हैं तो उतना ही रहता है। mvr कोणीय संवेग का जो मान है, कोणीय संवेग
कितना निकल आया है, MVR। और मैंने आपको बताया था कि जो कोणीय संवेग है आप ऐसे दिखा सकते हो, 1h/2π, या लिखोगे 2h/2π, या लिखोगे 3h/2π, या लिख सकते हो 4h/2π। एक पूर्ण संख्या होगी ऐसे, 5h/2π, 6h/2π, ऐसे पूर्ण संख्याएं होंगी, कोई पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको जो है पूरा करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया गया NH/2π, इसको 60 में दर्शाने के लिए NH/2π, मतलब ये कहां तक गया है, NH/2π तक, NH/2π। अब N क्या है, N यहां पर है कोस, ठीक है ना। N जो है हमारे पास वो कोस है। अब ये जो कोस दिखाते हैं ना उसको लिखना है तुमको यहां पे। N जो है हमारी कोस को दिखाते हैं, ठीक है ना। कोस कितना है यहां पे हमारा, ठीक है ना, कोस जिसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है ना, सेल। अब सेल बराबर L बराबर कितना हो सकता है, 1 2 3 4, जो भी लेना चाहो यहां रखते जाओ, आपको सभी का कोणीय संवेग मिलता जाएगा। कोणीय संवेग मतलब क्या था हमारे पास, कोणीय संवेग L बराबर मिलता जाएगा। और L का मान अभी मैंने निकाला था, क्या निकला था, MVR बराबर NH/2π। इसको समीकरण नंबर 1 मानकर नोट कर लीजिए फटाफट इसको, ठीक है ना। इतना आप उसके नीचे नोट कर लीजिए, नोट बता देना। हो गया। अब बात यहां पे आती है कि ये H क्या है, तो इसके नीचे लिखना है आपको H क्या है, ठीक है ना। तो H जो है हमारा वो लिख लीजिए आप लोग, ये है हमारा एक प्लांक नीतांक, ठीक है ना, प्लांक नीतांक है। इसकी वैल्यू निश्चित होती है, इसकी वैल्यू जो है नोट कर लीजिए आप लोग कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.636 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू है। नोट कर लीजिए, मैं यहां से लिख देता हूं अच्छे से, 6.636 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू इसकी है H की, ये नोट कर लीजिए आप लोग। उसी के नीचे और प्लांक नीतांक है, मैक्सवेल प्लांक सिद्धांत नहीं पढ़ा है, उसी के प्लांक नीतांक इसको बोलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। हो गया, कर लिया ना। हो गया, चलिए मिटा दे इसको। ये समीकरण जो एक लिखी बना के रखी जो है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है इसको, ध्यान सुनना मेरी बात, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है आपको। अब देखिए, आपने देखा था न्यूक्लियस है और यहां पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्लस और माइनस त्रिज्या हो गई है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये चार्ज लग रहा है, एक पर प्लस एक पर माइनस चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो है एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं 1/4π अपसाइलेंट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, त्रिज्या R होगी। और चार्ज जो है Q1 और Q2, प्लस वाले के लिए Q1 और माइनस वाले Q2 मान लिया R स्क्वायर। इतना हो गया, इसको समझ लीजिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को ध्यान सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। हो गया, इतना हो गया ना आपका। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, वो सब किसके बराबर होगी, परमाणु क्रमांक के। अब परमाणु क्रमांक को लिखते हैं Z से, तो इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं E से। तो नाभिक के अंदर Z है, Z मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसका है, प्रोटॉन।
ठीक है ना, प्रोटॉन है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल क्या बना, Ze। यानी कि जब हम नाभिकीय आवेश बोलेंगे तो नाभिकीय आवेश को क्या लिखेंगे हम, Ze बोलेंगे, Ze। जेड प्रोटॉन, उस पे जो चार्ज है जो प्लस है वो कितना है, E है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उस पे प्लस चार्ज होगा, जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज, तो Z गुणे E, तो जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज, तो इसलिए मैंने लिख दिया Z गुणे E। जैसे कि आपसे कह दूं कि 4 आदमी हैं, एक आदमी 2 रोटी खाता है, ठीक है ना, एक आदमी 2 रोटी खाता है, तो 4 आदमी कितने खाएंगे, तो आप क्या करोगे, गुणा करा दोगे, 4 दूनी 8। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जितने उस पे प्लस उतना होगा, तो इलेक्ट्रॉन E है तो उसे प्लस उतना आएगा, E होगा, तो Z गुणे E। गुणा मतलब दिखा नहीं रहे, उसके लिख रहे हैं Ze, और यहां पे क्या है, E है, तो Q2 के स्थान पर आप देख रहे हो E है और Q1 के स्थान पर नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या है, Ze है, तो ये वैल्यू आप यहां पे रख लीजिए इसको, ठीक है ना, इस वैल्यू को यहां पे रख लीजिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 का मान है आपका Ze और Q2 का मान है E बटे R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक प्लस एक माइनस, एक विपरीत चार्ज है, और देखिए प्लस माइनस इसको बोलते हैं, जो यहां पे चार्ज लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिए इलेक्ट्रो विद्युत प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रो मतलब इसको Fe बोलते हैं, Fe, ठीक है ना, Fe हो गया, Fe बोलते हैं इसको है। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो मैंने बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो सूर्य उस पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा होगा, आकर्षण बल लगा रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना सूर्य के द्वारा पृथ्वी पे, तो वो पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं जाती, क्यों नहीं जाती है, क्योंकि जो पृथ्वी सूर्य के द्वारा लगाए गए पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल को वो उसको घुमाने में यूज कर लेती है, यानी कि कौन सा, अभिकेंद्री बल के रूप में, जो घुमाने के रूप में यूज कर लेती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वो अभिकेंद्री बल के रूप में यूज कर लेता है। जैसे कि मैं एक पत्थर बांध के जो है रस्सी में घुमा रहा था, तो उस पत्थर को मैं खींचता भी तो रहता हूं, अंदर मेरे पास नहीं आता, जब तक मैं घुमाता रहूंगा वो मेरे पास नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे द्वारा लगाएगी, उस पर जो फोर्स है उस फोर्स को वो घुमाने में यूज कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो अंदर नहीं, हमारे पास नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन है m, v वेग से घूम रहा है, त्रिज्या आपकी r है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अभिकेंद्री बल Fc वो हो जाता है mv बटे r स्क्वायर, क्या मैंने बोला है, mv बटे mv स्क्वायर बटे r, ये हो जाता है, ठीक है ना, ये नोट कर लेना, Fc बराबर mv स्क्वायर बटे r, ठीक है ना। अब मैंने बताया था, क्या बोला, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस बल को इलेक्ट्रॉन किस में यूज कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो दोनों फोर्स कैसे हुए, Fe बराबर Fc होगा, दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, क्लियर होगा पॉइंट हमारा। तो ये वैल्यू लिख लीजिए, कैसे निकाली, इस वैल्यू को लिख लीजिए कैसे निकाला, और दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में उपयोग करता है, मतलब वैद्युत जो आकर्षण बल लग रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन पे नाभिक के द्वारा, उस आकर्षण बल को वो अभिकेंद्री बल के रूप में यूज करता है, अपने को घुमाने के रूप में यूज करता है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हो गया। चलिए आगे देखिए, तो हमारे पास में क्या था वो समझिए, हमारे पास था Fe बराबर Fc, Fe की वैल्यू निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बटे R, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास में इससे पहले एक समीकरण बनी हुई थी, ठीक है ना, तो लिख लीजिए समीकरण 1/2 से, ठीक है ना,
तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, पहले उस समीकरण 1 को लिखे यहाँ पे, फिर उसके बाद में जो है करेंगे आगे। देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई, ठीक है ना। इसको भाग करना है हमें, तो भाग कर दीजिए। क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। इसमें जो है आप क्या करोगे, इसमें इस वाले ऊपर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, ठीक है ना, वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो जब आप वर्ग कर दोगे तो ये वर्ग हो जाएगा इसका और ये इसका वर्ग, ठीक है ना। पूरा इतना आप कर लेना, इसको तुम्हें काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या लिख बचा हमारा यहाँ पे, हमारा हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। हो गया। अब पता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए मेरी बात, इसमें क्या क्या है मेरे पास में, पहले वो जो कटने पिटने जो घटना है वो अपने कर लेना। देखिए ये इधर नीचे है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर और यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ये इतना ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा जेड ई स्क्वायर। यहां देखो बेटा ये ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर बटे में बचेगा हमारा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काटो। देखो अब यहां से क्या क्या कटेगा हमारा वो देख लीजिए, ठीक है ना। जो कट रहा है इसमें देख लो, इसमें जो है थोड़ा ध्यान से करना वरना गड़बड़ हो जाएगा भैया। इसमें ध्यान से देखना, गड़बड़ हो जाएगा, इसको अच्छे से करना। गड़बड़ घोटाला हो जाएगा फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। ओके, थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे तो आप समझ लीजिए भैया, गड़बड़ कर गया ना तो फिर दिक्कत होगी, गड़बड़ हो गया फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। गड़बड़ कर गया तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। हाँ ठीक, देखिए हाँ अब ये देखिए, इसको थोड़ा इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है ना। बस वही चीज करनी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर बराबर में ये इधर रहेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये थोड़ा आप समीकरण को जो है ऐसे लिख लेना, मैं बोल देता हूं एन एच बटे 2 पाई बराबर एम वी आर, इसका वर्ग और इसका वर्ग। थोड़ा सरल पड़ जाएगा इसलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, बस तुम्हें सरल करने के लिए, बस और कुछ नहीं बेटा। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर। अब देखिए ऊपर नीचे कर लीजिए, नीचे वाली ऊपर और ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बटे में क्या है 4 पाई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर बराबर ये ऊपर चला जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, एम से एक एम कट गया, ध्यान देखना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से 1 पाई कट गया, ठीक है ना। और कुछ बचा हमारे पास काटने के लिए, देख लेना ध्यान से। तो हमारे पास क्या है वो देख लीजिए, वी स्क्वायर, ये आर बची है, ये आर ऊपर चली गई थी, ठीक है ना। ये हो गया, और कुछ बचा नहीं बचा। देखिए अब क्या क्या बचा लिख लीजिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे 1 पाई बचा है, ठीक है ना।
और बचा है आपका जेड ई स्क्वायर, बराबर में यहाँ क्या बचा है, एक एम बचा है और एक आर बचा है, बाकी सब तो कट गया, ठीक है ना। अब अगर मैं आर का मान निकालूं तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू एम, इतना मिलेगा हमें, ठीक है ना। इतनी वैल्यू में यहां पे प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं तो ध्यान सुनना मेरी बात। h क्या था, प्लांक कांस्टेंट था, यानी कि ये कोई चेंजिंग मान इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एप्सिलॉन वो भी एक कांस्टेंट होता है, पाई वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू 22/7 रखते हो, 3.14 रखते हो। जेड परमाणु क्रमांक है, चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में है वो चेंज होगा या नहीं, बताओ अपने आप सोच बताओ। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है वही रहेगा ना भाई, कोई भी हम परमाणु ले उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सभी में एक जैसा होगा, कम ज्यादा तो नहीं होगा, ये भी सेम रहेगा। और बचा हमारे पास एम, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो एक के लिए होगा, वो अन्य सभी जो सीएल परमाणु लिए हो, तो सीएल में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन में तुमने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लिया, तो 17 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान वही होगा जो तुमने एक का निकाला है, चेंज हो जाएगा नहीं ना, तो वही सेम है। तो देख लीजिए क्या हुआ हमारे पास, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बटे जेड। ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमने अलग कर ली, ठीक है ना, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने अलग कर ली, इतनी जो है वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब इसको हम हल करेंगे, जब इनकी सबकी वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे, उसको हल करेंगे, तो जो है इसमें आपका आएगा r बराबर 0.53 गुणे एन स्क्वायर बटे जेड एंगस्ट्रॉम। देखिए त्रिज्या है बहुत ही, परमाणु की बहुत छोटी होगी। जब किसी छोटी चीज की, जब किसी छोटी इकाई की जो है रेडियस निकालते हैं ना, त्रिज्या निकालते हैं, तो वो एंगस्ट्रॉम में निकालते हैं। तो जब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है बेटा हमारे, उस वैल्यू को जब आप मान रखेंगे, जैसे कि इसका मान सभी निश्चित है, इसके मान को आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि फिजिक्स में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो जब इनकी वैल्यू को आप यहां पुट करोगे तो इसको हल करोगे तो 0.53 प्राप्त होता है। किताबों में जो लिखा हुआ वो डायरेक्ट में लिख दिया है, आप चाहें तो रख के वहां पे हल करके देख सकते हैं। तो एक निगमन सा है, पूरा नोट कर लीजिए इसको। r बराबर मैंने निकाल दिया है, और भी मान निकलेंगे तो वो अलग की बात है। तो जो जरूरी था, मेरे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने निकाल दिया है। इतना लिख लीजिए फटाफट इसमें, फिर आगे की हम बात करें इसमें। ज्यादा चलिए, ये जो है सूत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। जेड बराबर आर बराबर जो हमने लिखा है, जो हमने आर बराबर लिखा है, सूत्र याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। सवाल लगेंगे उसमें, न्यूमेरिकल लगेंगे हमारे, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट बताया गया है वो देखिए, नंबर 4 है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब ये हमारा नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर उच्च ऊर्जा स्तर से, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन ये हमारा है उच्च ऊर्जा स्तर से, भाई देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये निम्न है, फिर ये इससे छोटा, इससे ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर हुआ।
उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में, यानी कि तीसरी से वो जब दूसरे कोष में जाता है तो वो निम्न ऊर्जा स्तर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ये ऊर्जा को बाहर निकालेगा विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में। तो मैंने क्या बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऊर्जा वो अंदर से खुद निकालता है। आगे लिख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, उसको और भी एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, तभी तो भाई वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में पहुंच पाएगा। देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए किसी के 70% नंबर थे, मैंने सीटें बना रखी थी 3, 80% वाली, ठीक है ना, और 90% वाली जो सीटें हैं, तो अगर उसको 70 वाले को यहां पहुंचना है तो यहां पे उसे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसको मेहनत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। खाना खाएगा, जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उतनी अच्छी मेहनत करेगा, नंबर अच्छे आएंगे। इसको यहां पहुंचना है तो ये और भी मेहनत करे, यानी कि इसको और भी ऊर्जा मिले। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, वो ऊर्जा अपने अंदर खुद ग्रहण करने लगता है। तो इसमें जो पॉइंट था, और देखिए कुछ बात सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद मैं बोल दूंगा, लिख लेना। जो ऐसे आपकी जो कक्षाएं बनी हुई थी, नील्स बोल्ट्जमैन ने जो है इनको फिक्स किया था, इन्हें कुछ नाम दिए थे, जैसे कि ये हमारी है पहली, तो n बराबर जो 1 है, फिर ये जो है इसको n बराबर 2 बोला, इसको फिर बोला उन्होंने n बराबर 3, इसको बोला n बराबर 4, तो n बराबर 1 को उन्होंने k नाम दिया, n बराबर 2 को उन्होंने l नाम दिया, n बराबर 3 को m नाम दिया, और इसको उन्होंने n नाम दिया। ठीक है ना, तो यानी कि कहने का अर्थ यह है कि कोस n बराबर 1 तो k होगा, n बराबर 2 तो l होगा, n बराबर 3 m होगा, n बराबर 4 n होगा। ये नाम दे दिया, फिक्स कर दिया उन्होंने। ठीक है ना, ये फिक्स कर दिया उन्होंने। इसको भी बना लेना आप लोग, ठीक है ना, इसको भी बना लेना। जो कक्षक है ना, इन कक्षकों के नाम कर दिए, KLMNOP, और आगे हो KLMNOP, नाम बना दिए उन्होंने। ठीक है ना, तो वही चीज है यहां पे, इसको लिख लीजिए। हो गया, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसको बना लेना, ये लिख लेना पूरे। देखिए अगला पॉइंट जो हमारा, लिखिए, किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों में, 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 किन्हीं दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा में h न्यू का अंतर होता है, h न्यू का अंतर होता है। ठीक है, हो गया। यहां पे जो मैंने बोला है ना कि विकिरण के रूप में, लिख लीजिए,
अगला पॉइंट ले लीजिए, उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में विकिरण के रूप में मुक्त करता है, मुक्त करता है। ठीक है ना, हो गया, ये पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ बातें अगले वीडियो में करेंगे हम।